आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ माइट के बारे में। माइट जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्जुलरी वर्ब होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला माइट का यूज होता है क्या कि इट इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे। मतलब क्या हुआ कि मे जो होता है ना उसी का जो पास्ट टेंस फॉर्म होता है वह माइट होता है। मतलब जो काम में प्रेजेंट में करता है वह काम माइट पास्ट में जाके करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? तो क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पर सेड है, देख रहे हैं सेड, तो सेड जब लगा हुआ है तो आप नरेशन पढ़े होइएगा तो समझ जाइएगा कि सेड जो है पास्ट टेंस वाला केस होता है। तो पास्ट टेंस वाला केस में जब अगर यहाँ पे माइट भी रहता है तो माइट चेंज कर जाता है किस में, मे चेंज कर जाता है माइट में। यानी कि यहाँ पे मे भी अगर रहेगा तो माइट में चेंज कर जाएगा, तो यहाँ पे माइट। तो अब क्या करेगा एग्जाम में, यहाँ से इसको हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दे देगा आपको और कहेगा ऑप्शन देगा मे, शैल, माइट, विल दे देगा। तो आप देख रहे हैं माइट जो है पास्ट टेंस फॉर्म है, सीधे माइट यहाँ लगा दीजिएगा। क्यों, कोई पूछेगा क्यों लगाया, तो यहाँ पर सेड है ना इसीलिए वहाँ पे माइट लगाया है। ठीक है, आपको ये क्यों, ये नियम कहाँ का आता है? तो नरेशन का नियम है कि ये पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ भी पास्ट टेंस होगा। ठीक है, ये नरेशन का रूल होता है, इसको नरेशन में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर यूज क्या है इसका? इट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी माने क्या होता है? संभावना। संभावना को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इट माइट रेन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है, मतलब कि आज वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर माइट जो है ना पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आया है। क्लियर? दूसरा नंबर देखिए इसका यूज क्या करेंगे हम लोग? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट माने क्या होता है? विनम्र अनुरोध। किसी से आप विनम्र अनुरोध करते हैं, मतलब खूब दयापूर्वक किसी से अनुरोध करते हैं, तो उसको बताने के लिए आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए माइट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे माइट आई टेक योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? मतलब ये आप मांग नहीं रहे हैं, एकदम विनम्र होकर मांग रहे हैं, क्या आप थोड़ा देर के लिए मेरा मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा यूज कर लेते हैं, माने विनम्रता के साथ मांग रहे हैं। तो इसको किसके लिए करता है हम लोग? माइट का उपयोग किए, माइट लगा के बताया। ठीक है, अगला है क्या? परमिशन मांगने के लिए। परमिशन मांगने के लिए जैसे माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आप फिर आपके दिमाग में आएगा सर हम लोग तो जनरली क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। क्लास में आना होता है तो बोलते हैं मे आई कम इन सर। ठीक है, सही बोलते हैं, आपका बोलना बिल्कुल सही है, बट माइट लगाने से क्या हो जाएगा, आपका अनुरोध जो है ना वो ज़्यादा और विनम्र हो जाएगा। मतलब माइट आई कम इन बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, इस तरह के हो गया। आप कैन लगा के भी बोल सकते हैं कैन आई कम इन, तो वहाँ धमकी हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब धमकी दे रहे हैं। नहीं कहिएगा तो ये घुस जाइएगा, वो धमकी वाला बात हो गई। जैसे कि कोई भाई जी आता है ना कहीं जाता है तो क्या करता है, तो रिवॉल्वर रख लेता है, कहता है मैं आई कम इन, जूटो के पूछता है नाम के लिए, तो घुसिया आता है। तो यहाँ पे मे आई नहीं बोलता, वो कैन आई कम इन बोलता है। भाई जी क्या बोलते हैं? कैन आई कम इन। हम लोग विद्यार्थी हैं, अगर टीचर के रूम में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, है ना, मे लगा के बोलते हैं। ना ज़्यादा विनम्र बोलते हैं और ना गुस्सा में बोल सकते हैं। टीचर से गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, हम उनके नौकर भी नहीं हैं साफ एकदम कि हम दिनहीन भी नहीं है, गरीब दुखिया भी नहीं है कि हम खूब विनम्रता से मांगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मे। तो परमिशन मांगने के लिए सबसे अच्छा मे होता है। बट माइट अगर कोई लगा देता है तो समझ जाइए कि बहुत दयापूर्वक आपसे मांग रहा है वो। ठीक है, तो माइट लगाने के बाद नो नहीं कहिए। कोई आदमी बोलता है कि माइट आई टेक योर मोबाइल, तो समझ जाइए बेचारा बहुत गिर के आपसे मोबाइल मांग रहा है, तो थोड़ा हेल्प करने अगर समझदारी से कीजिएगा, ऐसे नहीं कि मोबाइल लेके भाग जाएगा। मतलब माइट लगा देता है तो थोड़ा सा दया होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विनम्र अनुरोध होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज हम लोग करते हैं माइट का। तो माइट का यही यूज जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है तो ये पास्ट टेंस फॉर्मूला आता है, और ये तीनों तो ठीक है। पॉसिबिलिटी बताइए रहा है, संभावना यहाँ पे बता रहा है, रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पे करिए रहा है। अब बात करेगा रिक्वेस्ट का, तो रिक्वेस्ट इहो है, रिक्वेस्ट इहो है, दोनों रिक्वेस्ट है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिक्वेस्ट है। अब माइट आई टेक योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? ये भी रिक्वेस्ट है। अब परमिशन की बात कीजिएगा तो ये भी परमिशन हुआ, ये परमिशन है। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहा है। क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? ये भी परमिशन मांग रहा है। तो परमिशन में आप पोलाइट रिक्वेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, अब पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ अलग हुआ। बात समझ आ गई? चलिए रोक दीजिए आप। अब बताइए, अब हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक VVI मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है शुड। शुड का हिंदी जो अर्थ होता है वह है चाहिए, मतलब इसका उपयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। ठीक है, ये तो ट्रांसलेशन में काम आएगा। जैसे वी शुड
डू दिस वर्क, हम लोगों को यह काम करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड गो देयर, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। वी शुड रीड दिस बुक, हम लोगों को यह किताब पढ़ना चाहिए। तो ये सब शुड लगा के आप बता रहे हैं, वहाँ पे चाहिए का सेंस दे रहे हैं। बट अब बात आती है कि शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है मेनली। देखिए, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, शुड जो है ना, ये पास्ट टेंस फॉर्म है किसका, तो शैल का। शैल प्रेजेंट में यूज होता है और वह शुड जो होता है पास्ट में इसका यूज आता है। जैसे आप घर पे होते हैं तो क्या निकर पहन लेते हैं, वो गंजी पहन के बैठते हैं, सोते हैं। बट ट्यूशन में आते हैं तो क्या करते हैं, जीन्स पैंट टी शर्ट शर्ट पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्यूशन का जो फॉर्म है, ड्रेस है, वो शर्ट जीन्स पैंट टी शर्ट है। बट आप जब घर पे रहते हैं तो वो निकर पहन लेते हैं, हाफ पैंट पहन लेते हैं और वो गंजी पहन के सो जाते हैं, कहीं पर भी कहीं भी बैठ कर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका घर का वो फॉर्म है। आपका वो फॉर्म किसका है, घर का है, और ये वाला फॉर्म ट्यूशन का। उसी प्रकार से ये शैल जो है ना, ये प्रेजेंट का ही फॉर्म है, और इसी जब ये शैल जब पास्ट में जाता है तो शुड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए तो इसके क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन आएगा ऐसा, देखिए, आई सेड दैट यू शुड कम हेयर, है ना। तो यहाँ पे सेड लगा हुआ है ना, तो सेड लगा हुआ तो सब पास्ट टेंस है। तो नरेशन का रूल कहता है कि अगर यहाँ पर सेड लगा हुआ है तो स्वाभाविक है यहाँ पर शैल नहीं हो सकता है। अगर शैल है भी तो वह शुड में चेंज हो जाता है। आप कहे सर ये नियम कहाँ से बात जानते हैं, तो ये नियम नरेशन का है। आप इतना दिमाग में रखिए, यहाँ पे सेड तो यहाँ पे शुड नहीं हो सकता है, यहाँ सॉरी शैल नहीं हो सकता है, शुड हो जाता है। ठीक है, पास्ट के साथ पास्ट टेंस ही फॉर्म यूज आता है। ठीक है, दूसरी नंबर बात, इसका उपयोग क्या आता है, मतलब कि शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस। एडवाइस माने क्या, सलाह। सलाह देना हुआ अगर तो हम सलाह देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब किसी को हमको सलाह देना है या हमको कोई सलाह दे रहा है तो शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड रीड इंग्लिश ग्रामर, आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहिए या पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे शुड लगा के क्या कह रहे हैं हम लोग कि पढ़नी चाहिए, मतलब आपको एक हम दे रहे हैं क्या, सलाह दे रहे हैं कि आपको अंग्रेजी ग्रामर जो है ना पढ़ना चाहिए, तभी आके इंग्लिश अच्छा आएगा आपको। तो यहाँ पे शुड लगा दिए। क्लियर है। अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम लोग इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश। निर्देश का मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके कॉपी पे जो जिस पे आप आंसर शीट लिखते हैं तो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, देखिएगा निर्देश लिखा लगा, परीक्षार्थी के लिए निर्देश। क्या तो लिखा लगा, कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर दें, क्या इतने प्रश्न सो, हाँ अपने परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये सब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो उसका देखिएगा हिंदी में भी अंग्रेजी में भी लिखल रहेगा, देखिएगा वहाँ पर लिखल रहेगा क्या, एग्जामिनर शुड आंसर द क्वेश्चन इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उत्तर दो, ऐसा दिया रहता है। और फिर लिखा लगा यू शुड राइट हेयर, मतलब राइट फ्रॉम हेयर, आपको यहाँ से लिखना चाहिए या यहाँ से लिखे। तो ये सब निर्देश हुआ ना, तो निर्देश देने के लिए आप क्या करिएगा, शुड का प्रयोग करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, वी शुड नेवर टेल ए लाई, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम आपको निर्देश दे रहे हैं, जैसे कि हम मान लीजिए टीचर हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आप मेरे बच्चे हैं, तो हम क्या आपको निर्देश दे रहे हैं कि देखिए हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपको एक निर्देश दे रहे हैं। तो आप ऐसा, ये तो उपदेश हो सकता है, हाँ बिल्कुल उपदेश हो सकता है, निर्देश हो सकता है, सलाह हो सकता है, सब लगभग एक ही जैसा होता है। मगर निर्देश का मतलब थोड़ा कड़ा होता है। जैसे एग्जाम में लिखा हुआ है कि एग्जामिनर शुड सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन में से 5 को क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देने से कोई फायदा आपको नहीं है। अगर मान लिया आप 10 गो में से 10 बना देते हैं तो ऊपर का 5 को ले लेगा, 5 को ऊपर चेकवे नहीं करेगा वो, तो क्या फायदा हुआ बनाने से आपको। आप सोचिएगा कि 10 बना देते हैं, 5 को कोनो सही ले लेगा, नहीं करेगा, ऊपर से 5 को चेकेगा, नीचे के 5 को छोड़ देगा। इंस्ट्रक्शंस होता है, वहाँ पे आपको सलाह नहीं दे रहा है, वहाँ पे आपको निर्देश दे रहा है कि 10 में से 5 को बनाना है तो 5 को बनाइए। ठीक है ना, 6 को बनाने से आपको कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। ठीक है ना, उल्टे घाटा भी हो सकता है आपको, इसलिए जितना करा उतने बनाइए। तो निर्देश होता है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है थॉट। थॉट माने क्या होता है, विचार। प्रत्येक आदमी का अपना अपना विचार होता है। मान ली हमारा विचार है कोई, वो हम चाहते हैं आपके साथ शेयर करें, तो शुड लगा के शेयर करेंगे। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मेरा विचार है कि हम लोगों को अपने माता पिता की
आज्ञा का पालन करना चाहिए, या उनका आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट माने आदर करना चाहिए। तो मेरा ये विचार है, मेरा थॉट्स है, और ये थॉट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये एक थॉट्स हुआ, तो थॉट्स को बताने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे शुड का प्रयोग किए हैं। क्लियर है? चलिए अगला है क्या, मोरल ड्यूटी। ये मोरल ड्यूटी क्या होता है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य मतलब क्या? देखिए, कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो हम लोगों को करना चाहिए। जैसे हमें अपनी माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए, हम लोग को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ये सब क्या है? एक मोरल ड्यूटी है। आप अगर इंसान हैं तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। जैसे आप भारत में पैदा लिए हैं तो आपका फर्ज बनता है ना कि भारत के प्रति, जब भारत पे कोई विपत्ति आता है, बाहर पे कोई दुश्मन हमला करता है, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि हम भारतीय हैं होने के नाते उससे लड़ें। हम सबका फर्ज बनता है कि एक का फर्ज बनता है। लोग समझ लेते हैं कि चलो ना सैनिक है ना, वो इसके लिए सैनिक लड़ेगा। नहीं, सैनिक लड़ेगा तो वो अपने स्तर से लड़बे करेगा। हम लोगों को भी अपने स्तर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इंडियन, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। तो भारत पे वो कोई आक्रमण करेगा या भारत पे कोई विपत्ति आएगा तो उसमें हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना योगदान देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तो ये हमारे लोगों का कौन चीज़, कहाँ से आता है, कौन चीज़ है? तो ये हम लोगों का मोरल ड्यूटी है, इसको कर्तव्य है। मतलब भारत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों का क्या है, कर्तव्य है। तो इसको कहते हैं मोरल ड्यूटी। ठीक है? आप माता पिता की आपको बात मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये आपका कर्तव्य है। ठीक है? गरीबों की रक्षा करनी चाहिए, गरीबों को दान दे देना चाहिए, गरीबों को हेल्प कर देना चाहिए, तो वो आपका मोरल ड्यूटी है। कोई ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं कर रहा, मगर आपका ज़मीर कहाँ गया, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य जो है अंदर से, क्या बोलते हैं उसकी गरिमा जो है, वो कहाँ गई? ये सब तो अपने आप की सोच होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं मोरल ड्यूटी। समझ में आ गया? मोरल ड्यूटी पूछ रहे थे सर क्या होता है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। वैसा कर्तव्य जो आपको कोई कहेगा नहीं, अपने करिए। देश की रक्षा करने के लिए आपको कोई कहेगा नहीं, कोई फोर्स नहीं करेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको बंदूक धराया जाएगा तभी आके आप लड़िएगा। अरे भाई, आप तो ऐसे ही लड़ सकते हैं, आप इंडियन हैं। क्या कोई भी देश अपने देश की रक्षा करे, मोरल ड्यूटी होता है उसका। ठीक है? अगला है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना मतलब समझते ही हैं, पॉसिबिलिटी से पहले भी पढ़े हम लोग कि संभावना मतलब पॉसिबिलिटी कैसे व्यक्त करता है इससे। ठीक है? तो ही शुड बी स्लीपिंग देयर, वह वहाँ पर सोता हुआ होगा, सोया हुआ रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा हमको संभावना है कि वह वहाँ पर सो रहा होगा, ऐसी संभावना हमको हो रही है। तो इसको बताने के लिए हम क्या कहेंगे, ही शुड बी स्लीपिंग देयर, वह वहाँ पर सो रहा होगा। क्या है? इसकी संभावना है। संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे शुड का प्रयोग कर दिए हैं। तो आप देखें क्या कि शैल का पास्ट टेंस के रूप में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, एडवाइस सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन निर्देश देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। थॉट यानी विचार बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी माने क्या, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए दिया जाता है, किया जाता है इसका प्रयोग। और पॉसिबिलिटी माने संभावना बताने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं है? विल भी एक बहुत ही इसेंशियल और महत्वपूर्ण मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि विल का जो प्रयोग जनरली होता है ना, वह होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। मतलब वैसा सब्जेक्ट जो सेकेंड और थर्ड पर्सन का होता है, उसके साथ जनरल केस में हम लोग भविष्य की कोई बात बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे कोई भविष्य में कोई नॉर्मल काम होने वाला है तो उसको बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सेकेंड और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कौन कौन होता है। देखिए, यू होता है सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे बॉयज राम श्याम गीता, ये सब जो नाम होता है ये सब होता है थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? विल का प्रयोग करते हैं जनरल केस में। जैसे लिखा हुआ है ही विल बाई ए कार, वह एक कार खरीदेगा। तो जनरली यह बात बताया जा रहा है कि वह एक कार खरीदेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है, न तो वादा कर रहा है, सीधे कह रहा है कि वह एक कार खरीदेगा। ठीक है? सिंपल बात बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि ही के साथ आया है। द बॉयज विल रीड दिस बुक, जो लड़के हैं ना, यह किताब पढ़ेंगे। तो ये जनरल बात बताई जा रही है, यहाँ पे कोई वादा नहीं किया जा रहा है। ठीक है? तो विल का प्रयोग किया जा रहा है। बट अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताना होगा तो इसका प्रयोग उल्टा हो जाता है। मतलब क्या कि सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ नहीं आकर ये फर्स्ट पर्सन के साथ आने लगता है। मतलब विल किसके लिए बना है? विल बना है
थर्ड और सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, बना उसके लिए है। परंतु अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ संकल्प करना हो या प्रॉमिस करना होगा ना, तब वो फर्स्ट पर्सन के साथ आने लगता है, मतलब कि आई और वी के साथ आने लगता है। चाहे इसका उल्टा याद कर लीजिए कि जब विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है ना, तो ये सामान्य बात नहीं बताता है, यह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प अर्थात प्रॉमिस को बताने लगता है, ठीक है। जैसे आई विल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, यह नहीं होगा, अब इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं एक कार अवश्य खरीदूंगा, मतलब यहाँ पर अवश्य का बोध करा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि विल का प्रयोग बनाया गया था किसके लिए, इसके साथ प्रयोग करो। आप प्रयोग किसके साथ किए हैं, आई के साथ, जबकि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का। उल्टा प्रयोग कर दिए, उल्टा प्रयोग कर दिए तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना दिया, ठीक है। चलिए अब है इट इज यूज्ड फॉर इन्विटेशन, मतलब कि इन्विटेशन देने के लिए, अगर मान लीजिए किसी को इन्विटेशन देना है तो आप वहाँ पे विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विल यू कम विथ मी, आप किसी को बोलते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, आप लिख लीजिएगा, क्या विल यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे, तो विल यू कम विथ मी, तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए। विल यू कम टू माई होम, क्या आप मेरे घर पे आएंगे, तो निमंत्रण दे रहे हैं, मतलब आपको पूछ रहे हैं नहीं, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है, कि आप मेरे घर पर आइएगा, इस तरह का बात हो जाता है। विल यू कम विथ मी, आप मेरे साथ आइएगा, इसका मतलब कि आप मेरे साथ आइए, इस तरह का बोध हो जाता है, मतलब इन्विटेशन दे रहे हैं आपको, हम आमंत्रण कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि इसी विल का प्रयोग इनविटेबिलिटी बताने के लिए क्या आता है। इनविटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अवश्य संभाविता। अवश्य संभाविता क्या होता है, मतलब वैसा बात जो होबे करेगा, यानी कि होता ही है। जैसे अगर हम बोलते हैं बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज लड़के, विल बी बॉयज लड़के लड़के रहेंगे, तो बताइए क्या लड़के लड़कियां बन सकती हैं क्या, नहीं। लड़के की क्या संभावना है कि आज वो अगर लड़का है तो 10 साल के बाद भी क्या होगा, वो लड़के ही रहेगा, तो बॉयज विल बी बॉयज, तो अवश्य संभाविता है कि लड़का अवश्य रूप से ही 10 साल के बाद या 50 साल के बाद भी वो लड़का ही रहेगा। I mean, युवा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बट उसका जेंडर चेंज नहीं ना करेगा, अगर मेल है तो मेल रहेगा, फीमेल नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से बोल सकते हैं गर्ल्स विल बी गर्ल्स, लड़कियां लड़कियां ही रहेगी। एगो और बोल सकते हैं पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब ही रहेंगे, क्योंकि जैसा सरकार का नीति है गरीब अमीर बनने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो गरीब गरीब ही रहेंगे। मगर ये हम बोल नहीं सकते कंठस्थ कि यही होबे करता है, कितना गरीब भी अमीर बने हैं, इतिहास में इसका बहुत सारा मिसाल है, बहुत ऐसे गरीब है जो अमीर बने हैं, बट हम लोग बोलने में क्या बोलते हैं, पुअर विल बी पुअर, रिच विल बी रिच, कि अमीर अमीर बनेंगे, गरीब गरीब बनेंगे। क्यों? क्योंकि अमीर को अमीर बनना बहुत आसान होता है, गरीब को गरीब बनना बहुत ही आसान होता है, अमीर बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जब भी लिखा लगा पुअर विल बी डैश पुअर, तो समझ आए अच्छा गरीब गरीब ही रहेंगे, विल लगा देते हैं, ठीक है। बॉयज विल डैश बी बॉयज डैश बी बॉयज, अच्छा यहाँ पर खाली स्थान दिया है, विल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अवश्य संभाविता समझ में आ गया ना, जो अवश्य रूप से होबे करेगा उसको बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इनविटेबिलिटी, मतलब अवश्य संभाविता। बात क्लियर?